अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम जिसे मुकम्मल हुए तो 12 साल हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमें ये वो फायदा नहीं दे सका जिसके लिए इसे बनाया गया था। हम जिक्र कर रहे हैं गोमलजाम डैम का, जो कि साउथ वजीरिस्तान में सन 2011 से मुकम्मल है। इसे बनाया तो गया था 1,91,139 एकड़ बंजर रकबे को सैराब करने के लिए, लेकिन ये आज तक उसमें सिर्फ 30% रकबे को सैराब कर पाया है। 56,191 एकड़ रकबा इससे इरिगेट हो रहा है, जो पहले बंजर था। बनाया गया था ये जिला टांक और डेरा इस्माइल खान की जमीनों को सैराब करने के लिए। हुआ क्या, इस डैम के साथ जो नहरों और खालों का पूरा नेटवर्क बनना था, बदकिस्मती से वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस डैम को जो साइट है जहां पर पानी महफूज होता है, वो तो अप्रैल 2011 में मुकम्मल हो गई थी। फिर इसका एक छोटा सा पावर हाउस है, वो 2013 के मार्च में मुकम्मल हो गया। इसका बाकायदा इफ्तिताह 12 सितंबर 2013 को कर दिया गया था। यूएसएड का ये सबसे अहम प्रोजेक्ट था। अब पाकिस्तान में जो 3 बड़े डैम्स हैं, सबसे बड़ा पानी महफूज करने के हिसाब से मंगला डैम है, दूसरे नंबर पे तरबेला है और तीसरे नंबर पे गोमलजाम डैम है। तो इस डैम से जो आगे मेन नहर निकलनी थी 60.5 किलोमीटर की, वो मुकम्मल है। फिर आगे कुछ 206 किलोमीटर का छोटी नहरों खालों का नेटवर्क था। बदकिस्मती से वो नेटवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। तो उस नेटवर्क के कंप्लीट ना होने की वजह से जो कमांड एरिया डेवलप होना था, वो नहीं हो सका। अभी भी 1,37,000 एकड़ बंजर रकबा ऐसा है जहां तक इस डैम के अंदर महफूज किया गया पानी हम पहुंचाने के काबिल ही नहीं हुए हैं। आप हमारी बदकिस्मतियों की दास्तान देखिए कि एक मंसूबा 2011 में मुकम्मल हुआ, 2024 आ गया है, 12 साल से ज्यादा अरसा इसको हो गया मुकम्मल हुए। इस साल से 13 साल हो जाएंगे अप्रैल में जाकर। उसके बावजूद हम इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सके। अब इस मंसूबे से जहां एक तरफ 30,000 खानदानों की जमीनें जो हैं वो आबाद होनी थी, और हर खानदान में हम लोग 6 लोग अज्यूम करते हैं, तो समझ लीजिए 1,80,000 लोगों की जिंदगियां बेहतर होनी थी, वो अभी तक नहीं हो सका। इसके अलावा इस एरिया के अंदर जो फसलें उगनी थी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसकी तो अभी कैलकुलेशन ही नहीं की गई कि मॉडर्न रेट के ऊपर, आज के रेट पर इससे क्या इस्तेफादा करना था। अभी इस डैम के बाद डाउन स्ट्रीम 3 डैम्स और प्लान किए बैठे हैं हुकूमत, न जाने वो कब बनेंगे। हमारे मसाइल ये हैं कि हमारी हुकूमतें जिन प्रोजेक्ट से फौरी तौर पर वोट मिलने हो, उनको तो फौरी तौर पर मुकम्मल करती है, लेकिन ऐसे मंसूबे मुश्किल हों, लॉन्ग ड्यूरेशन के हों, उन पर फोकस ही कम रखा जाता है। अभी भी कहा जा रहा है कि इसके लिए जो नहरों और खालों का नेटवर्क है वो शायद 30 जून 2024 तक मुकम्मल हो जाए। ये भी शायद है। यह मंसूबा जब कंसीव किया गया 2001 में, तो 12 अरब रुपए का मंसूबा था। अब तक इसके ऊपर 25 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अभी भी चीजें इन प्रोसेस है। कुछ 7 अरब रुपया बताया जा रहा है इसके नहरों की जो तौसी है, खालों का नेटवर्क जो है, वाटर कोर्सेज का नेटवर्क, उसको बनाने के अंदर खर्च होगा। फिर उस इलाके में जो जमीन है, ऑब्वियसली वो कोई बिल्कुल हमवार तो नहीं होगी, उस जमीन को हमवार करना पड़ेगा। लेजर लैंड लेवलिंग के जरिए वो जमीनें बराबर करनी पड़ेगी। जहां कुछ छोटे मोटे टीले हैं, कोई पहाड़ी छोटे मोटे मामलात हैं, उनको बराबर करना पड़ेगा। तो उस तमाम प्रोसेस के ऊपर भी एक टाइम लगेगा। अगर 30 जून 2024 तक यहां पानी मुहैया भी कर दिया जाता है, तो इस चीज क्या गारंटी है कि जितने रकबे को पानी लगना है, वो रकबा ये पानी लेने के काबिल भी होगा कि नहीं। जो लोग ज़रूरी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं वो जानते होंगे कि नहर या खाला बनाना ही इशू नहीं होता। उसके आगे जो जमीन होती है जहां पर फसल की बुआई होनी होती है, उस जमीन को नहर खाले से थोड़ा नीचे होना भी जरूरी है, फिर उसका बराबर होना भी जरूरी है, ताकि उसको एक मुनासिब तरीके से पानी से इरिगेट किया जा सके। अब ये डैम बहुत खूबसूरत जगह पे है, आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं, और अगर आप उसको हवा से देखें तो इस डैम की जो झील है वो फ्लाइंग ड्रैगन जैसी लगती है। इस जगह पर टूरिज्म स्पॉट भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, उस लेवल का नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली साउथ वजीरिस्तान का इलाका है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो यहाँ पर है,
लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो देगी, स्पेशली जो अगली हुकूमत आएगी। फौरी तौर पर जंगी बुनियादों के ऊपर इस प्रोडक्ट का जो आगे का कमांड एरिया से डेवलप किया जाएगा, ताकि वहां बसने वाले हमारे जो पश्तून भाई हैं उनकी जिंदगियां बेहतर हो सकें। अब इस डैम के कमांड एरिया के मुकम्मल ना होने का एक नुकसान और भी हो रहा है कि इससे जो बिजली पैदा होनी थी वो नहीं हो पा रही फुल पोटेंशियल पे। पोटेंशियल था 17.4 मेगावाट का, और ये बिजली उन इलाकों के अंदर, दूर दराज इलाकों में 20,000 घरों के लिए काफी है। लेकिन चूंकि आगे पानी का इस्तेमाल कहीं नहीं है, तो उसे उस तरह पानी को छोड़ा नहीं जाता, तो पीछे से बिजली प्रोड्यूस भी कम हो रही है। इसके 3 नुकसान मैंने आपको बता दिए। एक, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। दूसरा, वहां पर जो फसलें उगनी थी, पाकिस्तान का फायदा होना था, वो नहीं हो रहा। और तीसरा, जो बिजली की प्रोडक्शन से लोगों को सस्ती बिजली मिलनी थी उस इलाके के अंदर, वो भी अभी बहुत डिले हो रहा है। अब चलते हैं उन 3 डैम्स के ऊपर जो इसके बाद प्लान किए गए हैं। उसी इलाके के अंदर है, वजीरिस्तान, टांक वगैरह के इलाके में, और उनसे मजमूई तौर पर 25.5 मेगावाट बिजली पैदा होगी। समझिए 30,000 घरों की बिजली वहां से प्रोड्यूस हो सकेगी। और वो 1,09,721 एकड़ मजीद रकबा सैराब करेंगे। ये 3 डैम्स और गोमलजाम डैम, 4 डैम मिलाकर तकरीबन कोई 3 लाख एकड़ बंजर पड़ा हुआ रकबा सैराब करने की सलाहियत रखते हैं। और ये सारा पानी बारिशों का या ऊपर से जो ग्लेशियर का पानी है वो होगा। ये पानी फिलहाल जाया हो रहा है, ऐसे टाइम इसको कहीं सेव नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में एक तरफ पानी दस्तयाब नहीं है, दूसरी तरफ हम पानी को महफूज करने के लिए वो कोशिशें नहीं कर रहे जो की जानी चाहिए। 1950 की दिहाई में हर पाकिस्तानी के पास 5,260 क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब था। अब कितना है? सिर्फ 903 क्यूबिक मीटर। हम लोग अवेलेबल पानी के अंदर 5 गुना कमी ला चुके हैं। आबादी तेजी से बढ़ रही है, स्टोरेज उस तेजी से नहीं बढ़ रही। और माहिरीन कहते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन अगर पानी दस्तयाब है, तो वो वाटर स्ट्रेस मुल्क होना शुरू हो जाता है। 1000 से ज्यादा पानी दस्तयाब होना चाहिए। और खदशा ये कि अगले साल 2025 के आखिर तक हर पाकिस्तानी के हिस्से में सिर्फ 787 क्यूबिक मीटर पानी रह जाएगा। एक तरफ पानी कम है, दूसरी तरफ हम इरिगेशन के जो जराए इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो ज़राअत है 90% जो पानी इस्तेमाल करती है पुराने मतरूका जरिए है, फ्लड इरिगेशन की जाती है। हम मॉडर्न प्रिसीजन इरिगेशन पे नहीं जा रहे और ज़रूरत से ज़्यादा पानी लगा रहे हैं। ये तमाम वजूहात जो हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, किसान का मुनाफा घटाती हैं, और हम शहरों में बसने वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनको चीज़ें महंगी मिलती हैं। ऐसे ही तो आज पाकिस्तान के अंदर प्याज 300 रुपये किलो नहीं बिक रहा। एक बड़ी वजह एक्सपोर्ट भी है और दूसरी वजह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना भी है। हर चीज महंगी हो रही है, तो जब किसान चीज महंगी प्रोड्यूस करेगा तो वो बेचेगा भी महंगी, और फिर आड़ती का कल्चर जो है, मिडिल मैन कल्चर जो है, दुकानदार का कई गुना मुनाफा जो है, अक्सर वो भी चीजें बहुत महंगी करता है। इसको भी टेस्ट करने की जरूरत है, और ये चीजें भी सिर्फ और सिर्फ एक मुस्तहकम और आवाम की बैकिंग से ही हुकूमत कर पाएगी, वरना बदकिस्मती से किसी और सोर्स के जरिए ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाएगी। अब ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।